देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है 1813 का चार्टर किस प्रकार से कंपनी राज का विस्तार हुआ है, उसी विषय में बता रहा हूँ। ठीक है, 1813 के चार्टर के बाद उसमें 20 साल जोड़ देंगे, 1833 का चार्टर आ जाएगा। तो 1833 के चार्टर में जो जो बातें कही गई थी वो यहाँ पर है, कृपया ध्यान से देखिए। 1833 के चार्टर में, इसमें मैंने इससे पहले ही वीडियो बताया था, इसमें चाय के व्यापार जो चालू था वो सारा व्यापार खत्म हो गया। आए बात समझ में नहीं, मतलब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया भारत से। अब ब्रिटेन से सारी कंपनियां आ सकती थी, भारत में व्यापार कर सकती थी। देखिए, यहाँ पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज प्रशासन चलाने का ही कर गया। अब वो व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल अब वह मात्र प्रशासनिक कार्य करती थी। 1833 के चार्टर में ही कहा गया। दूसरा था जो गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बात सुनी नहीं? देखो, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई तथा चेन्नई के कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। जो मुंबई और चेन्नई के जो कानून बनाएंगे अब वो ब्रिटिश संसद बना जाएगा, कंपनी नहीं बनाएगी। ध्यान समझिएगा। और ब्रिटेन के संसद जानते हैं तुम लोग? संसद जो कानून बनाते हैं, जो हमारे लिए कानून सारे बनाते हैं, वो संसद में ही बनता है, जिसमें इस समय 545 सदस्य हैं जो कि कानून बनाते हैं। अब बात समझ में नहीं, कुल 552 होते हैं। ठीक है, जिसमें से अभी उसके विषय बताएंगे, राज्य व्यवस्था जब पढ़ाएंगे उसको बताएंगे। ठीक है, चिंता मत करो, थोड़ी इसी देखो। बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। इस अधिनियम द्वारा धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान, रंग के स्थान पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, जो काला होता था उसको नौकरी नहीं दिया जाता था, सिर्फ गोरे को नौकरी दिया जाता था। हिंदू, मुस्लिम अगर इस धर्म के हैं तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं तो उस नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो उसमें संशोधन किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग इत्यादि कथा पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझे नहीं? तुम तो लड़की हो, तुम पढ़ के क्या कर लोगी, पहले ये सब था, लेकिन बाद में इसमें नियम संशोधन, इसी में संशोधन किया गया है। बात समझ नहीं? कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ है देखो, ठीक है, आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। कोई भी है परीक्षा देगा, परीक्षा में पास होगा तो नौकरी करेगा। अच्छी बात है ना? चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, चमार, पासी, धोबी, दैकार, कुहाल, लोहार, सुनार, अहिर, गड़ेरिया, कुंबी, कोयरी, ठीक, गुर्जर, भुटिया, पोल, ठाकुर, बाभन, चाहे जो भी है, सब जाए कंपटीशन दे। जो कंपटीशन में अव्वल दर्जा प्राप्त करेगा, जो उसको क्वालिफाई करेगा, नौकरी करेगा। अच्छी बात है ना? दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। वास्तव में दास प्रथा हम लोग जानते हो क्या होता है? दास प्रथा में लोगों को जबरदस्ती खरीद लिया जाता था, खरीद करके अपने खेत में काम करवा जाता था। जैसे वस्तु नहीं खरीदते हैं वैसे उनको खरीदा जाता था, अपने यहाँ काम करवाते थे। वो बेचारे काम करते करते उसे मर जाते थे, फिर उसका लड़का उनका दास बन जाता था। इस तरह से दास प्रथा थी। 1833 के चार्टर में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। बात सही नहीं? अच्छा बताओ, ये कहाँ का न्याय है? तुम काले हो, नौकरी नहीं कर सकते। अच्छा नियम है? बहुत बुरा नियम है। काला हो तो मेरा क्या दोष है? अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ है तो उसमें उसका क्या दोष है? और अगर तुम उच्च जाति में पैदा हुए तो उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? बताओ। अगर कोई लड़का जैसे मान लो उच्च जाति में पैदा हुआ तो उसमें उस लड़के का क्या योगदान है? कुछ नहीं है, वो तो प्रकृति प्रदत्त है। जिसको जिस कुल में जन्म लेना है उसी कुल में जन्म लेगा। इसके आधार पर किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा विधि आयोग की स्थापना किया गया। एक विधि आयोग मतलब न्याय के लिए एक विधि आयोग बनाया गया।
1834 में मैकाले एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इनको याद रखिएगा, प्रथम विधि आयोग 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था। अब देखो इस तरह से ये जो 1833 का चार्टर था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वह एक प्रशासनिक इकाई बन गई। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। परीक्षा बनाया गया, मतलब परीक्षा जो क्वालिफाई करेगा वो नौकरी करेगा। किसी व्यक्ति के लिंग, धर्म, जन्म स्थान, रंग इत्यादि आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सब थे 1833 के चार्टर में। फिर 20 साल छोड़ देंगे, 1853 का चार्टर आ जाएगा। 1853 के चार्टर में क्या कहा गया? इसके द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। अब जाएंगे परीक्षा देंगे, जो परीक्षा क्वालिफाई करेगा उसके लिए वो जो है नौकरी करेगा। ये बहुत अच्छी बात है ना, सबको परीक्षा दिलवाइए। जो परीक्षा पास करेगा नौकरी करेगा, जो परीक्षा नहीं पास करेगा नौकरी नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। मैकाले समिति में कहा गया कि जो परीक्षा पास करेगा वो नौकरी करेगा, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी। भारतीयों के लिए बाद में खोला गया। अंग्रेजी मीडियम से परीक्षा लिया जाता था। अब बताओ, अंग्रेजी मीडियम परीक्षा देना बहुत मुश्किल काम है हम भारतीयों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पठन पाठन है, जो रहन सहन है, वो सारा कुछ हिंदी माध्यम से होता है। घर में जाते हो अंग्रेजी में खाना मांगते हो? बताओ, स्कूल आते हो अंग्रेजी में? अंग्रेजी में आने मतलब किसी चीज को अंग्रेजी में करना, ठीक है, ऐसे बात करो अंग्रेजी में, तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी लोगों ने परीक्षा पास किया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसमें 6 अन्य सदस्य जोड़ दिए गए, जिसको पार्षद कहा जाता था। और यहीं से विधान पार्षद बनाया गया, जो आज भी विधान परिषद है। 6 अन्य सदस्यों को जोड़ करके एक पार्षद बनाया गया, जिसको विधान पार्षद कहा जाता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, ठीक है, इसमें कितने सीट है? 100 सीट है, ठीक है। इस तरह इन चार्टर का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज कंपनी के निदेशक के प्रशासनिक अधिकार घटते घटते धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब वह प्रशासनिक, अब देखो, उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब कंपनी के ऊपर ब्रिटिश जो संसद है उसका अधिकार हो गया। मेरी बात ध्यान समझिए, ये समझ नहीं आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब ब्रिटिश का दिन चली गई आपको समझ नहीं आएगा जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे। 1853 के चार्टर के बाद में बताया धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से चार्टर समाप्त हुआ और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चली गई। अब वह व्यापारिक कंपनी रह ही नहीं गई, ठीक है। अब देखिए, कंपनी के 3 मुख्य आधार थे। पहला था नागरिक सेवा। नागरिक सेवा में क्या होता है? सिविल सर्विसेज, जो IAS होते हैं आज भी, उसको नागरिक सेवा कहते थे। दूसरा है सेना और पुलिस। तीसरा है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के लिए जज की नियुक्ति की जाती थी। सेना और पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर ये सब देखने के लिए सुप्रिंटेंडेंट होता था, जैसे आज IPS होते हैं, ठीक है। पहले आज जो जिला कलेक्टर होता है, पहले जो कलेक्टर होते थे वो राजस्व वसूल करते थे। ध्यान समझो, देखो हर जिले में एक कलेक्टर होता है। इधर देखो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर क्या बाहर देख रहे हो, बस रन प्रकाश आएगा, ठीक है। मैंने कहा एक कलेक्टर होता था जो कि राजस्व वसूल करता था, बात समझे नहीं। और प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए सुप्रिंटेंडेंट होता था। न्याय व्यवस्था देखने के लिए जज होता था। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कानून व्यवस्था के लिए क्या है? सुप्रिंटेंडेंट होता था और न्याय व्यवस्था के लिए जज होता था। आई समझ नहीं। अब देखो, ब्रिटिश भारत में इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी। उनकी नियुक्ति के लिए देखो क्या होता था, बाद में कंपटीशन कराया गया, क्योंकि भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। एक एरिया होता था, उसको कहते थे सिविल एरिया। ये तुमको बता रहे कितना खराब व्यवस्था था, तो तुम लोग बहुत गुस्सा आएगा उनके ऊपर। ये सब तो लिख लिए होंगे। देखो, एक होता था सिविल एरिया, इस तरह से होता था। ये है पूरा सिविल एरिया। इसमें यहाँ पर बोर्ड लगाया जाता था। इसमें लिखा जाता था कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित, मतलब भारतीय और कुत्ता एक बराबर कर दिए।
यहाँ पर इस एरिया में कुत्ते और भारतीय प्रवेश नहीं कर सकते। देखो, जो बड़े बड़े पोस्ट थे उस पर भारतीय नियुक्ति नहीं करते थे। माना जाता था उनको कि भारतीय असभ्य है, बर्बर है, इनको ज्ञान नहीं है, बेकार है एकदम ये सब, समझे। बाद में ये फिर जो हिंदू मुसलमान थे, जो उनके रीति रिवाज थे, जो त्योहार थे, जो उनके ये क्या कहते हैं पहनावे उड़ावे थे, उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आपको जिस धर्म को मानना हो मानिए, आपके धर्म के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। आपको जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज को मानिए, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपके रीति रिवाज के अनुसार आप रहिए, ठीक है, लेकिन गलत रीति रिवाज नहीं होना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे भारतीय क्या होंगे, खुश होंगे, भारतीय खुश होंगे। अच्छा, हमारे धर्म में नहीं हस्तक्षेप कर रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब धर्म में हस्तक्षेप करेंगे तब दिक्कत होगा। देखो, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण क्यों जरूरी था वो समझो। देखो, जैसे हम भारतीय हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आकर के यहाँ पर केवल अंग्रेजी बोलूं तो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ आएगा। या फिर दूसरी भाषा फारसी बोलने लगूं, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनकी भाषा को समझने के लिए, इनके रीति रिवाज को समझने के लिए, इनके सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इनसे परिचित कराना बड़ा जरूरी था। इसलिए उच्च अधिकारियों को क्या किया गया, प्रशिक्षण दिया गया। देखो, प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बढ़ने के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को सामाजिक, भाषाई, रीति रिवाज इत्यादि से इन्हें परिचित करा गया, इसका शिक्षा दिया गया। अगर शिक्षित नहीं होते तो समझ ही नहीं पाते। भारत जैसे आपको समझने के लिए आपकी भाषा हमको समझ में आनी चाहिए ना। जैसे एक लड़का दिन कह रहा है सर जी जिला बजाओ, तो जिला पर मतलब मुझको बात समझना, जिला मतलब पाही होता है, दूसरा घर, जिला मतलब जिला मिर्जापुर, जिला पर मतलब जैसे ऐसे ही भाषाएं होती है, उसको समझना बड़ा जरूरी होता है। कजिया हो गए, लोग झगड़ा हो गया ना, तो ये सब चीज जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे यही सब चीज जानने की बात किया जा रहा है। इन विषयों के शिक्षा देने के लिए 1801 में एक कॉलेज का स्थापना किया गया था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। इधर देखो, बोर्ड पर देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया, ठीक है। अब देखो, 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया। इसमें शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष थी। बोर्ड पर ध्यान देखो, जैसे अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, बाद में इसको 21 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। जिसकी आयु 19 वर्ष की होगी वह ICS की परीक्षा देगा। खोलो, ICS परीक्षा देगा, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा तो भी दे सकता, उससे कम रहेगा तो नहीं दे सकता, ठीक है। 1863 में इसको 21 वर्ष कर दिया गया था, 1866 में इसको 19 वर्ष कर दिया गया था। इस समय जानते कितना है? इस समय 21 वर्ष है। शुरू में 23 वर्ष थी, फिर इसके बाद 63 में 21 वर्ष कर दिया गया, फिर इसके बाद 76 में 19 वर्ष कर दिया गया। अब देखो, शिक्षा सामाजिक सुधार क्या है, ध्यान देखो बोर्ड पर। 1781 में कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना किया गया। मदरसा में क्या होता है, मदरसा में कैसे शिक्षा दिया जाता है? अरबी, उर्दू सिखाया जाता है मदरसा में, ठीक है। बोर्ड पर देखो जी, क्या उधर देख रहे हैं। फिर 1892 में ही क्या किया गया, संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया बनारस में, ठीक है। फिर एक व्यक्ति, उनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था स्थापित की, जिसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के विषय में बताना, ताकि लोग अपने इतिहास के विषय में जाने और संस्कृति के विषय में जाने। 1835 में व्यक्ति, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, उनके नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने बताया कि विज्ञान, तकनीक इत्यादि की जानकारी के लिए अंग्रेजी शिक्षा का होना जरूरी है। जो अच्छी किताबें सब अंग्रेजी मीडियम की हैं, अंग्रेजी माध्यम की हैं। इसलिए इंग्लिश, जो अंग्रेजी मीडियम की जो परीक्षाएं हैं, अंग्रेजी मीडियम जो शिक्षाएं हैं, उसके पक्ष में राजा राम मोहन राय ने अपना मत दिया, ताकि लोग अंग्रेजी जाने, विज्ञान और तकनीक के विषय में भी जाने। बात समझ नहीं? अगर विज्ञान और तकनीक के विषय में नहीं जानेंगे तो बताओ आगे कैसे बढ़ेंगे, गाड़ी कैसे बनेगी,
अच्छी अच्छी तकनीक कैसे आएगी, कंप्यूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर सब कैसे बनेंगे, मोबाइल कैसे बनेगी। इसलिए अंग्रेजी मीडियम से परीक्षा देना अनिवार्य होता है। उस समय मतलब था, बाद में राजा राम मोहन राय ने कहा कि अंग्रेजी जानना सबके लिए जरूरी है, इसलिए सबको अंग्रेजी जानना चाहिए। अरे मोबाइल में अंग्रेजी में चलता है ना। तब देखो भूमि सुधार में क्या किया गया, एक व्यक्ति थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बताया, ध्यान से देखना, देखो ये है पूरा एक खेत। वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि ये पूरा खेत ठेका दे दो, ठेका दे दो, और उस व्यक्ति को कहिए कि यहाँ से इतना राजस्व वसूल करके हमको दे। अब जैसे मान लो 10 लाख का ठेका दिया गया, क्या ये व्यक्ति 10 लाख ही वसूलेगा यहाँ से? नहीं, ज्यादा वसूलेगा। 10 के बदले 15 लाख वसूलेगा, जिसके कारण किसका शोषण होगा? किसानों का, किसानों का शोषण करेगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस में इसने संशोधन कर दिया। लॉर्ड, ये वारेन हेस्टिंग्स का था ठेका वाला, वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें संशोधन किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस संशोधन किए, ठीक है। संशोधन क्या क्या किए थे वो देखो। उसने 3 नियम बनाया था। क्या क्या नियम था वो देखिए, ठीक है। और सारे चीज बताता हूँ, यहाँ तक लिखिए हो, ऐसे सुधार किए, पूरा हो गया है ना। चलो यहाँ बताता हूँ। नहीं, और नहीं देखो, पहला हमने बताया अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ, अस्थाई बंदोबस्त, इसी को जमींदारी प्रथा कहा गया। दूसरा था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। तीसरा था महालवाड़ी। ये 3 प्रथाएं अपनाई गई राजस्व वसूल करने के लिए। भूमि सुधार में 3 चीजें थी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ठीक है। ये तीनों कैसे कैसे थी वो समझिएगा, ठीक है। लिख लिए हैं? चलो ठीक है, इसको दूसरे वीडियो में बताएंगे तीनों, ठीक है।